नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे आरक्षण की और आदि आबादी की। सियासतदानों ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए आरक्षण देने की बात कही और बड़ी संख्या में महिलाओं को आरक्षण भी दे दिया गया। खास तौर से जनप्रतिनिधि बनने के लिए महिलाओं को एक खास वर्ग की सीट जो है उतने तादाद में निर्धारित कर दी गई कि ये महिलाओं के लिए फिक्स है और इस पर सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी। लगा कि अब वाकई में समाज की आधी आबादी को उसका प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है, पर खेला उल्टा पड़ गया। हुआ क्या कि नेताजी का टिकट कटा तो उनकी पत्नी को टिकट मिला। अब इस चक्कर में जो कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता बैठी थी उम्मीद लगाकर कि रिजर्वेशन होगा, कभी तो महिलाओं का नंबर इस सीट पर आएगा, फिर शायद हमारी किस्मत खुलेगी, वो सब परेशान हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, जी खोलकर नेता पत्नियों को टिकट दे दिए गए हैं। और जब आप बात करेंगे तो कहेंगे कि नहीं, वो बहुत सक्रिय थे, जबकि सब जानते हैं कि सक्रिय नेताजी थे। रिजर्वेशन हो गया, अब नेताजी को नाराज कर नहीं सकते क्योंकि वो चुनाव हरवा सकते हैं उस सीट पर। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि नेताजी को उपकृत करने के लिए उनकी पत्नी को टिकट दे दिया जाए। ऐसे में पार्टी का जो मूल कैडर है, जो महिला कार्यकर्ता हैं, उनके दिल पर क्या बीतती है, इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। इस पूरे मामले पर हमने बात करने की कोशिश की डिप्टी सीएम अरुण साव और पीसीसी चीफ दीपक बैज से, और दोनों से पूछा कि महिलाओं को जो आपने टिकट दिए हैं उसमें ये शिकायतें हैं कि आपने अपनी पार्टी के नेताओं की पत्नियों को टिकट दे दिए हैं। किस खूबसूरती से इस सवाल को टाल जाते हैं ये सियासतदान, देखिए। पार्टी के पास जमीन पर काम करने वाली कोई कांग्रेस नेत्री नहीं मिली। महापौर के पद पर तो जो संगठन में काम किया हो, जो जनता के बीच काम किया हो, ऐसे प्रत्याशी भी कांग्रेस लेकर नहीं आ पाई। कांग्रेस के रायपुर में 15 साल कांग्रेस ने राज किया नगर निगम में। राज्य के अधिकांश नगर निगमों में कांग्रेस का बहुमत था, पर वर्तमान जो महापौर और नगरीय निकाय के पदाधिकारी हैं उनको कांग्रेस पार्टी ने छुपा लिया, क्योंकि उन्हें पता है जनता में कितना आक्रोश है उनके लिए। आपने रायपुर के महापौर लड़ा रहे माननीय मृणाल चौबे जी, क्या उनके पतिदेव 2 बार पार्षद रहे या नहीं रहे? जरा ये बता दें, वो नेता पत्नी है कि नहीं है? पहला चीज। रायपुर में प्रमोद साहू जी अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, ये नेता पत्नी है कि नहीं? और प्रफुल्ल विश्वकर्मा ये भी सभापति रहे हैं, अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं, ये भी नेता पत्नी है कि नहीं? और शिवरतन शर्मा जी भाटापारा से अपने भतीजे को लड़ा रहे हैं, क्या ये परिवारवाद है कि नहीं? जरा ये बता दें। मतलब मुझे लगता है कि अरुण साव जी को परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस में दिखता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि एक बार अरुण साव जी को थोड़ा सा अपना लिस्ट निकालकर थोड़ा एस्थेटिक करना चाहिए, होमवर्क थोड़ा सा ठीक नहीं है। और आइए देखते हैं आज के हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। निकाय चुनाव में क्या क्या गुल खिले? नेताओं के टिकट कटे तो पत्नियों को मिले। बीजेपी कांग्रेस ने महिला उत्थान की दुहाई दी, बाकी महिला कार्यकर्ता नहीं दिखाई दी। किसके टिकट कितने सही बटे? बीजेपी कांग्रेस बागियों के तेवर बिगड़े। बीजेपी कांग्रेस में बागियों के तेवर बिगड़ गए हैं। संविधान यात्रा में क्यों छिड़ा छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण के नाम पर नेताओं की पत्नियां काम पर। तो ये देखिए नेताओं की पत्नियों को जो टिकट मिले हैं। पूर्व पार्षद रवि ध्रुवे, और ये तमाम लिस्ट है हमारे पास। ये आप जरा पढ़ते जाइए और समझ जाएंगे कि कांग्रेस हो या बीजेपी, ये तो एक छोटी सी लिस्ट है। पूरी लिस्ट निकालने बैठ जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। के एस चौहान साहब, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं मैं। चौहान साहब आपका।
कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुधीर पांडे जी जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। आज बहुत कम ऐसा होता है, जरा स्क्रीन पर लाइएगा। तो सुधीर पांडे जी से मैं शुरुआत कर लेता हूं, क्योंकि बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमारे सवालों के निशाने पर होते हैं, और बहुत कम ऐसे मौके होते हैं दर्शकों के सामने जब बीजेपी और कांग्रेस कमोबेश एक ही भाषा में जवाब देंगे। इसलिए आज मैं सुधीर पांडे जी के से पहले उनका रुख कर लेता हूं। सुधीर जी, मैं ये जानना चाहता हूं, ये मजबूरी है या सियासी तौर पर जरूरी है कि नेताओं की पत्नियों को टिकट देना पड़ता है? क्योंकि नेता इतना पावरफुल होता है कि अगर आपने किसी और को टिकट दे दिया तो फिर वहां सीट का समीकरण बिगड़ जाएगा। तो ये दोनों पार्टियों की मजबूरी है, जरूरी है, या सीधे सीधे बोला जाए तो नेताओं का पावर प्ले है कि देखिए, हम जो हमारे खिलाफ जाओगे तो पार्टी को नुकसान होगा, इसलिए पार्टी को सरेंडर करना पड़ता है वहां? अभिलेष जी नमस्कार। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये वास्तव में सियासी मजबूरी भी है, सियासी के लिए जरूरी भी है, और महिला आरक्षण के नाम पे एक लीपापोती भी है। जब से महिला आरक्षण की शुरुआत हुई निर्वाचन क्षेत्रों में, चाहे पंचपति हो, हमने नए नए शब्द गढ़े, पंच बनाए तो पंचपति, सरपंच बने तो सरपंच पति शब्द आया, जनपद अध्यक्ष पति आया, फिर विधायक पति आया, और मंत्री पति भी आया, और कुछ जगह तो देश में मुख्यमंत्री पति भी का नामकरण हुआ। तो ये शब्द महिला आरक्षण के साथ साथ जुड़ गया, और स्वाभाविक भी था। मैं इसको दूसरे तरीके से कहूं कि आरक्षण की वजह से जो एक जननेता होते हैं या जो योग्य प्रत्याशी होते हैं, उनकी दावेदारी कटने पर उनके चेहरे को साथ में रखते हुए महिलाओं प्रत्याशियों को टिकट देना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि दोनों दलें इस बात को जानते हैं कि बगैर इसके चुनाव नहीं जीते जा सकते। आप अगर कोई तीसरा चेहरा है और जिसका टिकट काटेंगे, उसकी नाराजगी स्वाभाविक है, और टिकट देने का अर्थ यह होता है कि जो प्रभाव है उस घर का या उनके पति का, उसको साथ साथ लेकर के चलना। नैतिक रूप में अगर हम देखें तो ये गलत है। और जो आरोप प्रत्यारोप की जो बात होती है, तो दोनों के घर शीशे के बने हुए हैं, दोनों के हाथ में पत्थर है, जब जिसको मौका लगता है दूसरे का घर तोड़ने की कोशिश करता है। तो अभी तक हमको ये कहना चाहिए कि अगर महिलाएं जागरूक रूप में सामने आएंगी और महिलाओं को अगर उनके क्षमता के आधार पर समर्थन मिलेगा, तो ये जरूरी नहीं है कि पार्टी प्रत्याशी को ही लोग जिताएं। और अभी तक ये माहौल हमारे मतदाता नहीं बना पाए हैं। उनका चेहरा अपने क्षेत्र के जननेता और उनके ऊपर लगा रहता है। जिस दिन महिलाएं स्वयं सक्षम होंगी और निर्णय करेंगी, हम सिर्फ उन महिलाओं को देंगे जो परिवारवाद से नहीं घिरी हैं, उस दिन ही यह व्यवस्था परिवर्तित हो सकती है। जी ठीक है। धनंजय ठाकुर साहब, आपके पास आता हूं। धनंजय ठाकुर साहब, देखिए, महिलाओं को वैसे ही बहुत कम मौके मिलते हैं, और अब रिजर्वेशन के बदले अगर मौके मिल जाते हैं तो उस क्षेत्र में और भी तो कई कार्यकर्ता महिला रही होंगी, नेत्रियां रही होंगी, उनको दरकिनार करके अगर कांग्रेस नेता पत्नियों को टिकट दे देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि किसी नेता की पत्नी होगी तो वो सक्रिय सदस्य नहीं हो सकती, पर यह बड़ा देखने में आश्चर्य होता है कि एक शहर के निगम में या एक वार्ड के अंदर आपको एक ही परिवार मिलता है जिसका व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, उसे टिकट देंगे, और नहीं तो उसी परिवार की महिला को टिकट देंगे। ऐसे संयोग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, मैं भी आपके चैनल में बैठा हूँ, स्क्रीन पे बहुत सारे कांग्रेस के जो नेत्री हैं जिनको टिकट दिए गए, उसके नाम डिस्प्ले हो रहा था। आप देखेंगे निशा धोत्रे, ये कांग्रेस पार्टी से पूर्व में पार्षद रही है। आप यहाँ पर देखेंगे रुक्मणी जोगी, ये कांग्रेस पार्टी से पूर्व में पार्षद रही है। आप अगर बात करते हैं एक दो नाम और जिनकी, तो सारे तो कांग्रेस के पूर्व पार्षद रहे। मैं एक्चुअली नाम नोट नहीं कर पाया, आपके डिस्प्ले हो रहा था तो। और जिस प्रकार से आप देखेंगे रायपुर में जब प्रमोद दुबे जी महापौर थे, और उसके बाद जिस प्रकार से दीप्ति दुबे जी कांग्रेस की सदस्य रही है, लगातार कांग्रेस संगठन में काम करते रही है, उसके साथ साथ महापौर की जब उनके पास जिम्मेदारियां थी प्रमोद दुबे जी, तो उनके साथ भी वो निगम में और जनसेवा हाथ बटाते रही है। और अगर हम उनको टिकट दे दिए हैं तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? हम पे परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी किसी नेता के पत्नी को, या कांग्रेस में जो नेता हैं उनकी पत्नियां कांग्रेस में सक्रिय, उसको टिकट दे दिए, इसमें पेट में दर्द होता है। इनको तो उदाहरण प्रस्तुत करना था। अगर इनको लगता है कि परिवारवाद ठीक नहीं है,
उदाहरण प्रस्तुत करना था। मिनल चौबे जी को टिकट नहीं देना था। वो तो छगन चौबे जी की पत्नी है। छगन चौबे जी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे, उनके बाद मिनल चौबे जी का राजनीति में एंट्री हुआ है। प्रमोद साहू जी को एक वार्ड से दे दिए, उनकी पत्नी को दूसरे वार्ड से दे दिए। बिलासपुर में आप देखेंगे पूजा विधानी बिलासपुर निगम के नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी जी की धर्म पत्नी है। और भी कई सारे मामले हैं। आप देखेंगे तो लखीराम अग्रवाल जी, उनके पुत्र अमर अग्रवाल जी हैं। रमन सिंह जी के पुत्र अभिषेक सिंह जी को सांसद की टिकट दिया गया था। कई सारे मामले हैं। अगर भाजपा कांग्रेस पे आरोप लगा रही है तो अपने यहाँ सुधार करके दिखा देते, लेकिन इनको सिर्फ राजनीति करना है, क्योंकि इनको पता है निगम में मिनल चौबे जी को खारिज करने को तैयार है जनता, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष रहते हुए मिनल चौबे ने जो निगम के जो राजनीति जो होती है उसमें मेयर के बाद एक बड़ा पद जो होता है नेता प्रतिपक्ष का होता है। और हमारी सरकार ने और हमारी निगम के परिषद ने अच्छा काम किया है। उस दौरान मिनल चौबे विकास के कामों में खड़ी रही है, सहयोग करती रही है। अब सत्ता बदलते ही तो जिस प्रकार से झूठे आरोप लगा रहे हैं, जनता तो हंस रही है ना। अरे आप नेता प्रतिपक्ष थे, कुछ बात नहीं की, अब चुनाव में आ गए तो झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारी बातें। फिर भी मैं सारी जो महिलाएं हैं, चाहे दोनों दल के हैं, सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। लेकिन भाजपा अगर आरोप लगा रही है तो एक उनको लकीर खींच के बताना था, इन सारे लोगों के टिकट हटा देना था। क्यों दिए? ये पहले जवाब दे दे। ठीक है, चलिए मैं आपके पास आता हूं। के चौहान साहब, जरा मुझे बताइए कि ये वही सवाल है कि एक ही परिवार में सर्वोच्च आदमी मिलता है आपको, क्योंकि टिकट तो आप लोग कहते हैं ना जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको देते हैं, तो बेस्ट कैंडिडेट यहां पर आपका पैमाना था या जिताऊ? क्योंकि अगर उसको नहीं दिया उस महिला को तो उनके पति या उनके परिवार के लोग चुनाव हरवा सकते हैं, तो जिताऊ पर ज्यादा फोकस रह गया क्या इस बार, इसलिए ऐसा करना पड़ा? देखिए अभिलाष जी, मैं सिर्फ पार्टी के बारे में बोल के ये बात को चालू नहीं करूंगा। मैं एक जनता के बारे में बोल के चालू करूंगा कि जनता चाहती है कि हमारे को अच्छा जनप्रतिनिधि मिले, और ये किसी भी राजनीतिक पार्टी की जवाबदारी होती है कि वो जो देखते समय, मतलब ये टिकट देते समय वो ये देखे कि सक्षमता किसी भी कैंडिडेट में हो तो वो उसे टिकट दे। ये हो सकता है कि वो उनके परिवार की हो, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि अगर राजनीतिक परिवार से आई है तो अक्षम ही होगी, ये जरूरी नहीं। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि अगर वो राजनीतिक परिवार से नहीं आई है तो सक्षम नहीं होगी। तो सक्षमता सबसे बड़ी और विनिबिलिटी सबसे बड़ी जो कारण होना चाहिए किसी भी दल के लिए, वो होना चाहिए। अब मैं आ जाता हूं कि हमारे पीसीसी अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष ने बोला कि मीनल चौबे के जो हस्बैंड है वो 2 बार पार्षद रह चुके हैं, तो आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि मीनल चौबे खुद नेता प्रतिपक्ष रह चुकी हैं, इस वजह से उनको टिकट दे दी गई। एक अलका बागमार है अभिलाष जी हमारे दुर्ग से, जिनको टिकट मिली है, वहां पर वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पूर्व पार्षद रह चुकी हैं बेटी, और उनकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा। हमारे ऐसे कई उदाहरण हैं जिनकी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा और उनको कई पदों से नवाजा गया है, जैसे कि हमारी सुश्री सरोज पांडे जी राष्ट्रीय महासचिव रह चुकी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार सांसद रह चुकी हैं, राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं, 2 बार महापौर रह चुकी हैं, तो उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। ऐसे करते करते सक्षमता मेन इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए। जो छत्तीसगढ़ में, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि परिवार वालों को नहीं दी गई टिकट, बिल्कुल दी गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ परिवार वालों को देख के ही टिकट दे दी गई है, और जो कि मतलब अंशतः गलत भी है। लेकिन जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि वो एक जिताने की जवाबदारी पूरे परिवार की हो जाती है, इस वजह से भी कभी कभी दिया जाता है, उनका भावार्थ यही था। तो मैं इस बारे में भी एग्री हूं, क्योंकि चुनाव जीतना और उसे बहुत सक्षमता से चलाना ही सबसे बड़ा दायित्व होता है किसी भी पार्टी का। लेकिन आप ये देखेंगे कि चौबे जी की वाइफ होने के कारण उनको टिकट मिली है, एजाज ढेबर की वाइफ होने के कारण उनको टिकट मिली। वो बेचारे कभी बाहर भी नहीं गई होंगी,
और उसके बाद कुलदीप जुनेजा जी की वाइफ होने के कारण उनको टिकट मिल गई है। तो सिर्फ किसी की वाइफ, किसी की पत्नी होने के खातिर ही टिकट ना मिले, अगर वो पहले से सक्रिय है तो उनके ऊपर इल्जाम लगाना या मतलब उंगली उठाना गलत भी हो। ठीक है सर, वापस आता हूं सुधीर पांडे जी। देखिए जाहिर सी बात है, बीजेपी कहेगी कि हमने तो मेरिट के आधार पर टिकट दिए हैं, कांग्रेस जो है वो परिवार के आधार पर देती है और वैसा वर्षा ये चल रहा है, ये अलग चीज़ है। पर मेरी तकलीफ जो है, मेरा जो दर्द है वो उन ज़मीनी कार्यकर्ताओं के लिए है। मैं हमेशा ये कहता हूं, बीजेपी में जो कांग्रेस से लोग आ जाते हैं और अगर उनको टिकट मिलता है तो मुझे बीजेपी के पुराने कैडर के लिए दुख होता है। और ऐसे वक्त में मुझे बीजेपी या कांग्रेस दोनों पार्टी की जो महिलाएं हैं, जो बेचारी मेहनत करती हैं, परिवार को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर रैलियों में झंडे उठाती हैं, उनके लिए मैं सोचता हूं। तो सुधीर जी, आपको लगता नहीं कि इन पार्टियों को थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए? आरक्षण का असल मकसद ही यह है कि जो वंचित है वो नहीं कि जिसके परिवार से एक मेयर है, ऑलरेडी एक पार्षद है, ऑलरेडी सभापति है, जो वंचित है। आरक्षण तो इसीलिए दिया गया ना, मूल मकसद तो यह कि जो जिसको कुछ नहीं मिल पाता उसको दे। तो जब हम सियासी आरक्षण देते हैं तो फिर हमें उसको कम से कम इतना पार्टियों को दिल बड़ा रखना चाहिए कि नहीं यार, ये महिलाओं के लिए, जो हमारी मेहनती कार्यकर्ता है, जैसे बीजेपी ने दिया एक पकोड़े बेचने वाली कार्यकर्ता को दिया, अच्छा लगा देख करके खबर। पर यह खबरें देखकर बुरा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में इतनी नेता पत्नियों को टिकट मिले। क्या कहेंगे आप? आप सही कह रहे हैं अभिलाष जी। नैतिकता तो ये कहती है कि महिलाओं को जो निष्पक्ष रूप से महिलाओं को आगे लाने के लिए, और जो जिस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में महिला और वो निरंतर कार्य कर रही है, भले उसके पीछे कोई अलग से प्रभाव ना हो, मगर पार्टी के डर के आधार पे उनको टिकट देना चाहिए, ये बात सही है। महिला आरक्षण इसी उद्देश्य से किया गया था कि हम आधी आबादी को पूरी तरीके से सक्षम बना सकें और उनको किसी दूसरे के भरोसे न रखें। मगर मैंने ये चीज फिर से कह रहा हूं कि जब से महिला आरक्षण हुआ है, ये नई विधा निकल गई है कि पंचपति, सरपंच पति, अध्यक्ष पति, विधायक पति, मंत्री पति और मुख्यमंत्री पति, ये शब्द गढ़े गए कि हम चला हम रहे हैं। लोगों को मैसेज ये दिया गया कि आज तक महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए गए हैं जिसका ढोंग या जिसका ढोल राजनीतिक दल पीटते हैं। मगर ये कहना भी गलत होगा कि उनको पूरी तरीके से बांध के रखा गया है। जहाँ पे महिलाएं सक्षम हो रही, बहुत अच्छा उदाहरण दिए, सरोज पांडे जी का उदाहरण दिए, काफी अपने दम पे बढ़ी। अगर आप पूरे कैंडिडेट में देखें, सरगुजा से जो महिला प्रत्याशी बनी, तो ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं दिया गया, मगर ये पर पार्टी बना ली है राजनीतिक दल वाले कि जो प्रभावशाली पुरुष है, अगर उनकी दूसरों के बनिस्बत उनको प्राथमिकता इसलिए देते हैं कि उनको साधन संसाधन मिले और जीतने की गारंटी मिले, इसलिए वो टिकट देने की परंपरा बनाते हैं। पार्टी स्तर पे इसको एक डेडलाइन देना पड़ेगा कि अगर पुरुष का पद होगा तो भाई आप टिकट लो, अगर आपकी पत्नी से कोई दूसरी सक्षम महिला है तो हम उसको टिकट देंगे, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। मगर जो दल बदलने और भीतर घात करने की जो राजनीति है, वो संगठनों को हमेशा से दबाव में रखती है और इसके लिए मतदाता भी जिम्मेदार हैं। मतदाताओं को भी सबक सिखाना चाहिए अगर वे इस चीज को पसंद नहीं करती है। ये लोकतंत्र है, प्रेशर कुकर है। यहाँ पे कोई भी चीज का जब अति होने लगता है तो उस आक्रोश जनता मताधिकार से ही जता सकती है और पार्टी और संगठनों को मतदाता ही सुधार सकती है। नैतिकता राजनीति में इसलिए नहीं रख सकते कि अगर हम नैतिकता की बात करेंगे तो वो उसके आड़ में दूसरा दल अपना फायदा उठा लेगा। कोई भी एक दल को अगर हम जिम्मेदार नहीं सकते, ये सामूहिक निर्णय है और इसके लिए नीति बननी चाहिए और नीति तो संगठन ही तय कर पाएगी। और महिलाओं को अगर आप अधिकार देने की बात करते हैं तो हर महिलाओं को उनकी सक्षमता के आधार पे राजनीतिक परिदृश्य मिला, ये संगठनों की जिम्मेदारी है, पार्टी की जिम्मेदारी है और उनको नियंत्रण सिर्फ मतदाता रख सकते हैं। अगर वो महिलाओं के अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं तो आधी आबादी, आपने देखा होगा कि महतारी वंदन और जो महिलाओं की कल्याणकारी योजनाएं थी, उसके चलते 4-5 राज्यों में लोगों की उम्मीदों के विपरीत पार्टी को वोट मिले। वो अगर इस लालच के साथ साथ में अगर महिला अधिकारों के प्रति भी वो महिलाएं अगर मतदाता जागरूक हो जाए, ये पार्टी वाले एक बार में सुधर जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ और उनको नैतिकता आ जाएगी। और बगैर मतदाताओं के जागरूकता के ये पूरी तरीके से सोच पाना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए मैं वापस आ जाता हूं धनंजय ठाकुर साहब आपके पास। धनंजय जी, देखिए आप लोगों ने तो रिजर्वेशन आपकी सरकार में पंचायत और नगरीय निकायों के लिए, खासतौर से पंचायत में महिलाओं को आरक्षण देने का श्रेय आप लोग लेते हैं। तो उस वक्त तो यही सोच थी ना कि जिन महिलाओं को
प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, या जो महिलाएं इस मामले में जनप्रतिनिधि बनने के मामले में पिछड़ जाती हैं। अब एक परिवार से ही एक विधायक बन जाए, फिर उसकी पत्नी को टिकट दे दिया अगर रिजर्वेशन हो गया तो, या महापौर बन गया फिर उसकी पत्नी को टिकट दे दिया, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप अपनी ही बनाई हुई नीति की मूल भावना से पीछे हट जाते हैं? मैं मानता हूं चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, चुनाव जीतना बहुत जरूरी है, पर उसके लिए आप दूसरे तरीके अपना सकते हैं। आप नेताओं पर ये प्रेशर बना सकते हैं कि भाई हम महिलाओं को इनको दे रहे हैं, आप इनको सपोर्ट कीजिए, आगे किसी में आपको एडजस्ट कर देंगे, लेकिन ये महिला आरक्षण की सीट है, इसमें महिलाओं जो सक्रिय हैं उनको हम दे रहे हैं। दूसरे लोगों की मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये उनसे बेहतर भी कैंडिडेट हैं आपके पास। देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, महिलाओं को नेतृत्व देने का काम किया है। हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षा रही हैं सोनिया गांधी जी, और आप देखेंगे आज भी कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को ही आगे बढ़ाने का काम किया। जहाँ जहाँ भी महिलाएं आरक्षित सीटें रही है, वहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता महिला हैं, जो सक्रियता जिनकी रही है, जिनकी लीडरशिप है, जिनकी जनता में पैठ है, उनको सबको टिकट दिया गया है, सबको जिम्मेदारी दी गई है। और स्वाभाविक बात है, क्योंकि एक वार्ड में एक ही तो प्रत्याशी बनेंगे और उसमें कई सारे दावेदार भी रहते हैं, और मिलना एक को ही है। उसके बाद बाकी जो लोग आते हैं, थोड़ी सी नाराजगी भी होती है, थोड़ा उनमें आक्रोश भी होता है, और इस बीच में कई सारे बातें आक्रोश में वो आरोप भी लगा देते हैं। लेकिन आप बात देखेंगे, जैसे 31 तारीख को यहाँ नामांकन की वापसी है, नाम वापसी है। 31 तारीख के बाद सारी के सारी महिलाएं, जिन महिलाओं को हमने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, उन महिलाओं के लिए झंडा उठाकर काम करेंगे, और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उन तक जाएंगे, और निश्चित तौर पर इसके अच्छे परिणाम आएंगे। हम पूर्व की तरह यहाँ निगम के परिषदों में कांग्रेस को स्थापित करेंगे। चलिए ठीक है। के.एस. चौहान साहब, वो एक नारा आप लोग बहुत अच्छा लगाते हैं, बड़ा सुनने में मुझे बहुत फैंसी लगता है। वो कहते हैं आप अंत्योदय, जो अंत में है उसका उदय। फिर आप कहते हैं कि वो क्रीमी लेयर को क्यों फायदा मिले, मतलब ये हम लोगों के लिए कहते हैं, आप पार्टी के अंदर नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि आप लोग हमसे कहते हैं कि क्रीमी लेयर को क्यों, जो सबसे पिछड़ा है उसको पहले फायदा देंगे, रिजर्वेशन का फायदा। सर ये हम लोगों के लिए आप लोग लागू करते हैं, विद इन द पार्टी आते हैं तो कहते हैं ना ना ना, जिसको एक बार टिकट दिया उसको एक और बार देंगे, उसको नहीं दे पाएंगे तो उसकी वाइफ को देंगे, उसके भाई को देंगे। ये अंत्योदय कहाँ गया सर? पार्टी के अंदर तो अंत्योदय लाइए। जिसका पति नहीं है सियासत में, जो अकेली महिला सियासत में निकल रही है इस समाज में, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, और आपके लिए झंडा उठा करके नारे लगा रही है, बच्चों को घर पर छोड़कर खाना बना करके आके आपकी रैलियों में बैठ रही है, उनको टिकट दीजिए सर। ये जो ऑलरेडी जिनको आपने दे दिया उन्हीं को दिए जाएंगे। तो क्रीमी लेयर वाला फॉर्मूला आपने फेल कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है महिला आरक्षण के लिए, संविधान की मूल भावना फेल कर दी, और आपके विद इन दी पार्टी संविधान अंत्योदय, वो भी हमारे को ऐसा लगता है कि उस पर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, आपने बोल तो दिया अंत्योदय, लेकिन सिर्फ अंत्योदय तक नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान तौर पे होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अंत्योदय नहीं। आपने बोला कि लोगों को भूल गए, तो ऐसा नहीं, सभी को उनके हिसाब से वितरण किया जा रहा है। और दूसरी बात, एक छोटा सा उदाहरण दुर्ग का। दुर्ग में 60 वार्डों में हमने 42 लोगों को, नए लोगों को टिकट दी, 42 लोगों को। सिर्फ 11 लोग ऐसे हैं जो हार गए थे और उनको टिकट दोबारा दी गई। लेकिन वही कांग्रेस में आप देखेंगे तो 20 लोगों को जो हार चुके हैं उनको टिकट दी गई, और सिर्फ 31 लोगों को उन्होंने नए लोगों को टिकट दी, और 9 पूर्व पार्षद ही उतार दिए गए। मेरे कहने का भावार्थ ये है, आप ये समझ गए होंगे कि लगभग 20% ज्यादा दूसरी अन्य पार्टियों से हमने ज्यादा नए लोगों को जगह दी है, और उनका कोई उनके घर से कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। जैसे अलका बागमार को देखेंगे, आपने पकोड़े बनाने वाले की बात बोली, उसके साथ साथ ये भी बात बोलनी चाहिए थी आपको कि एक चाय बनाने वाला और चाय और पान की दुकान में अपने बायोडाटा में लिखने वाले को भी टिकट दी गई है मेयर की। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। वो सिर्फ ये नहीं, इसलिए नहीं कि वो चाय बनाने वाला है और पान ठेले वाला है, 40 सालों से लगा हुआ था, 40 सालों का कार्यकर्ता है वो हमारा। और वो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये कार्यकर्ता है तो इसको ये टिकट मिलनी चाहिए। ये कार्यकर्ताओं में जोश भरने का नतीजा है। दूसरी बात, एक छोटा सा उदाहरण और, वो 1844 से क्यों नहीं दिए एक चौहान जी,
एक मिनट। चौहान जी, अगर उसको रायगढ़ से विधानसभा दे देते, बल्कि ना, एक रिटायर्ड अधिकारी के बजाय तो ज्यादा सम्मान होता। ना, ये गलत बात है धनंजय ठाकुर साहब, आप देंगे भी नहीं और कोई देगा तो फिर आप, छोटा जवाब धनंजय ठाकुर साहब आप उसको फिर आप उनको बताएंगे। अधिकारी को देने के बजाय उस कार्यकर्ता को रायगढ़ से आप टिकट दे देते। ना धनंजय जी, ये चीज आप तो नहीं बताएंगे ना, आप अपनी पार्टी में दिलवाइए ना। ये जो गुणगान कर रहे हैं, मैं इस बात से मुझे आपत्ति है, उनके कारोबार के आधार पर टिकट दिया गया कि पार्टी संगठन में काम करने के आधार पर? वो तो कह रहे हैं ना, वो 40 साल से काम कर रहे हैं, वो कह तो रहे हैं। अभिलाष जी, इनको समझ में नहीं आएगा और समझ में आ भी गया होगा तो मेरी बात सुन लीजिए ठाकुर साहब। अच्छा, चाय वाला सुन के वो थोड़े से ना चौहान साहब वो कह रहे हैं चाय वाला सुन के थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं वो। अरे आपको बीच में बोला क्यों मैंने? आरोप लगा ना ठीक है, ना एक मिनट, के आदिवासी राजभवन तक आप शिकायत किए थे, उसको धनंजय जी ठीक है, चलिए मैं क्या चौहान साहब 10 सेकंड आपको और दे रहा हूँ, प्लीज अपनी बात कीजिए। अभिलाष जी, हाँ, ये होती है बौखलाहट। अब एक और बौखलाएंगे। 1844 से कांग्रेस पार्टी का उदय हुआ। पिछले पहले के 70 सालों में इन्होंने 80 अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले और पिछले 108 सालों में आप रिकॉर्ड निकाल के देख लिए, पिछले 108 सालों में 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके बदले हुए हैं। और हम सब जानते हैं कि वो 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन से परिवार से आते हैं। ये परिवारवाद बड़ा ना आरोप में तो बहुत लंबा हो जाएगा सर, ठीक है। मुख्य पद पर महिला को क्यों नहीं बैठाया? 108 सालों में आरएसएस के प्रमुख आज तक महिला नहीं बन पाई। ना गड़बड़ हो गया, ये डिरेल हो गया साहब। मैं तो छत्तीसगढ़ की बहनों की बात कर रहा था। ना आप लोग बड़ी खूबसूरती से निकाल ले जाते हैं अपनी नाव को साहब, गलत बात है। चलिए कोई नहीं, चलिए सुधीर जी मेरा साथ देंगे। ना एक मिनट धनंजय जी चौहान साहब, एक परिवार संभाल रहा है आपको। ठीक है आप लोग पर्सनल ना धनंजय ठाकुर साहब रुकिए, चौहान साहब रुकिए, सुधीर पांडे जी ठीक है कोई बात नहीं सर, हम यहाँ की लड़ाई लड़ लें, हमारी जिम्मेदारी तो छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, फिर हम राष्ट्रपति, आरएसएस प्रमुख, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष सब बनवाएंगे। पहले हम अपनी छत्तीसगढ़ की महिलाओं को तो हक दिलवाने। सुधीर पांडे जी के पास आ रहा हूँ। धनंजय ठाकुर साहब ठीक है, धनंजय ठाकुर साहब भाजपा को महिलाओं से क्यों है? ठाकुर साहब ठीक है सुधीर पांडे जी मैं आपके पास आ गया। सुधीर जी मुझे ये बताइए, क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में जो आप कह रहे हैं वोटर प्रेशर बनाए? चौहान साहब प्लीज, समय खत्म हो गया। चौहान साहब प्लीज। सुधीर जी मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि प्रेशर वोटर भी बनाए, समाज में भी लोग कहें, ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव के वक्त कहें, बाकी समय भी जब नेता होते हैं सामने तो पूछे उनसे, और हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों से तटस्थ होकर, ऐसे नहीं कि किसी एक को टारगेट करें, पूछें कि भाई आपकी महिला कार्यकर्ताओं की जगह आप नेता परिवारों की महिलाओं को टिकट क्यों दे देते हैं? तो क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि स्थिति में बदलाव तो आया है पर जिस हिसाब से आना चाहिए वो नहीं हुआ, इसमें तेजी कैसे आ सकती है? कौन सा रास्ता है सर? अभिलाष जी, जैसे अगर हम देखें कि मैं ये कहूंगा बहुत तेजी से परिवर्तन आना शुरू हो गया है। जब से महिला स्वयं सहायता समूह जैसी संस्थाएं बननी शुरू हुई हैं, वो आर्थिक रूप से निर्भर हो रही हैं, वो सीधे भागीदारी कर रही हैं। अगर आप पिछले 2 चुनाव को देखो तो महिला वोटरों का एक तरफ रुझान रहा है, चाहे वो कांग्रेस के विरोध में है या भाजपा के विरोध में हो, उन्होंने विरोध किया है या समर्थन दिया है किसी एक को। और लगभग जो बहुसंख्यक महिला वोटर हैं वो किसी एक पार्टी को वोटिंग करते आई हैं। उसके पीछे उनकी इनके लोक लुभावन योजनाएं थी या कोई और वजह थी, ये तो अलग चीजें हैं। मगर मैं कहता हूं कि धीरे धीरे महिलाएं जैसे जैसे साक्षरता और स्वावलंबनपना दोनों चीजें बढ़ रही हैं, तो ये बदलाव देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा तादाद हो रही है महिला वोटरों की। अगर आप वोटिंग का वो परसेंटेज देखें तो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग कर रही है। तो ये सब बदलाव के लक्षण हैं, और जैसे जैसे वो जागरूक होते जाएंगे आपसे आप इन दलों में सुधार आते जाएगा। आजकल पिछले 2 चुनाव को अगर हम देखें तो महिलाओं को फोकस करके पूरी राजनीति की जा रही है। महिलाओं को गरीब हम ये देंगे, महिलाओं को हम ये देंगे, पहले ये बातें ही नहीं उठती थी। तो आप ये मान के चलिए कि महिलाएं धीरे धीरे सक्षम हो सकती हैं। लंबा समय थोड़ा सा लग सकता है, कुछ और समय लग सकता है, बदलाव आएगा, निश्चित रूप से बदलाव आएगा, और महिलाएं ही इस धारणा को बदलेंगी। आप ये देखिए कि बिहार की राजनीति में एक मुख्यमंत्री को अपने जगह बनाया गया, दोबारा लोगों ने नकार दिया उसको।
तो इस तरीके की जब बातें आ रही हैं उस दल को नकार नहीं, तो इस तरीके का विरोध भी शुरू हो रहा है। हमको थोड़ा समझने में हो सकता है कि थोड़ा देरी लगे, या हो सकता है कि कोई बड़ा झटका एक साथ लगे, तब हम सीखेंगे। मगर धीरे धीरे परिवर्तन तो आएगा। जैसे जैसे महिलाएं स्वावलंबी होगी, वो खुद अपनी दशा और दिशा परिवर्तित करेगी, मेरा ये मानना है जी। तो बिल्कुल देखिए, हम लोग कई बार कांग्रेस और बीजेपी को बुला करके उनको कोस लेते हैं, उनसे तीखे सवाल कर लेते हैं, और महिलाओं के मामले होते हैं तो कई बार हम स्पेशली डिमांड भी करते हैं। मैं आज स्वीकार करता हूं कि भाई जरा अपनी महिला प्रवक्ताओं को भेज दीजिए। ये चौहान साहब से और धनंजय ठाकुर साहब से आज कहते हैं कि हम कभी कभी कि नहीं, आप मत आइएगा, इन्हें भेजिएगा। आज हमारा फर्ज था कि महिला कांग्रेस हो या महिला मोर्चा, उनके लिए आवाज बुलंद करें और इनकी पार्टी से हम उनकी तरफ से बात रखें। तो मेरी बहनों तक ये बात पहुंचे, छत्तीसगढ़ की तमाम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा आदिवासी प्रधान समाज और संस्कृति रही है, जहां महिलाओं का स्थान बाकी समाज, हम देश की अगर बात करें तो उससे बहुत ऊपर रहा है। पर छत्तीसगढ़ की सियासत में उन्हें वो जगह नहीं मिली। हमने लोक संस्कृति में, समाज में उन्हें हमेशा आगे रखा है। मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की बहनें और माएं वो सियासत में भी आगे नहीं तो कम से कम बराबरी में आकर के खड़ी हो जाएं। बहुत शुक्रिया के चौहान साहब, धनंजय ठाकुर साहब, सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।